हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने खरपतवार का वर्गीकरण देखा था। मैं खरपतवार के वर्गीकरण के बाद में इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए, यानी खरपतवार की हानियां। तो देखो खरपतवार से अपने को क्या क्या हानियां होती हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन ने खरपतवार की जो डेफिनेशन दी थी उसमें अपने कहा था कि उपज में जो उपज होती है वो उपज प्रभावित होती है, अर्थात उपज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहली जो हानि है वो आपके अपन क्या पढ़ेंगे, यानी उपज में हानि, उपज में सॉरी कमी, उपज में कमी। अब यहाँ पर आपको देखो पूछा जाने वाला जो क्वेश्चंस है वो हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खरपतवारों के कारण यानी जो फसल है उसकी उपज कितने % तक प्रभावित होती है। तो यहाँ आपको ये बताना है कि जो भी खरपतवार होता है उस खरपतवार के कारण लगभग अपने 30 से 35% जो उपज होती है वो प्रभावित होती है। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पर, यानी इसकी जो सेकंड हानि है वो सेकंड हानि अपन देख लेते हैं। तो सेकंड हानि पढ़ते हैं, फसल उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, यानी जो भी आपका फसल का उत्पाद है या फसल है उसमें उसकी गुणवत्ता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो आगे देखते हैं। अब देखो गुणवत्ता में कमी कैसे आई। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपने क्या बताया कि अपने जैसे गेहूं है, उस गेहूं में अपने क्या होगा, गेहूं का बीज मिलेगा और वो साथ में पिस जाएगा। तो पिसने के कारण क्या होगा, जो भी गेहूं का आटा होता है उसमें क्या होती है, दुर्गंध आने लगती है। तो यहां पर अपने बता दिया कि गेहूं में गेहूं के मिलने से आटे में क्या हो गई, दुर्गंध आ गई। तो ये अपने जो भी फसल का उत्पाद है उस फसल उत्पाद में भी अपने को क्या हो रहा है, यानी उसकी जो फसल उत्पाद है गुणवत्ता में कमी आ रही है। उसके बाद आते हैं नंबर 3 के ऊपर, यानी खरपतवार क्या करते हैं, मनुष्य जो होता है उस मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। किस पर डालते हैं, मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव, मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अब विपरीत प्रभाव कब कौन से डालते हैं और क्या क्या डालते हैं, तो ये चीज अपन देखते हैं। देखो अपन ने पढ़ा था, यानी कौन सा खरपतवार, आपके पार्थेनियम। पार्थेनियम का मतलब आपके जो भी गाजर घास है, इसको कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कौन सा, गाजर घास। गाजर घास के कारण क्या होती है, यानी एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना कि यानी गाजर घास के कारण आपके को क्या होता है, कौन सा रोग होता है, एलर्जी। ऐसे ही अपन बात करें यानी और की, तो देखो जो भी आपने अभी अपन पढ़ा, पहले भी हालांकि पढ़ा था, लेकिन अभी यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं सत्यानाशी। यानी यदि सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल में यदि सत्यानाशी के का जो तेल होता है, यानी जो बीज होता है उसमें क्या होता है, सत्यानाशी का तेल यदि मिल जाता है तो वहां पर कौन सा रोग हो जाता है, ड्रॉपसी रोग हो जाता है। यानी आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, यानी पहले के जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें, कि सरसों के तेल में सत्यानाशी के मिलने से कौन मनुष्य में कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है ड्रॉपसी रोग होता है। ऐसे ही अपन बात करें जो भी अपने जलीय खरपतवार होते हैं, कौन से, जलीय खरपतवार। उन जलीय खरपतवारों के कारण क्या होता है मनुष्य में, यानी मलेरिया हो जाती है, डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि मच्छरों के कारण क्या होता है, मलेरिया और डेंगू होता है। तो अपन ने देखा कि मनुष्य शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है। आते हैं नेक्स्ट हानि के ऊपर। तो देखो जैसे मनुष्य स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है, वैसे ही पशु के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। तो अपन ने देखा यहाँ पर पशु स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, पशु स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, ठीक है। पशु स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव कैसे डालता है और कौन से डालते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर अपन बताते हैं कि जैसे
यदि पशु धतूरा खा लेता है, उस धतूरा खाने से पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ साथ यानी क्या होता है, इसके जो भी पशु का उत्पाद होता है उसमें भी क्या होता है, गुणवत्ता में कमी आती है। यहाँ पर अपन जैसे देखें, यानी यदि आपके जंगली जो लहसुन होता है पशु खा लेता है, जंगली लहसुन, उस जंगली लहसुन के खाने से क्या होता है, दूध में दुर्गंध आने लग जाती है। इसमें दूध में दुर्गंध आने लग जाती है। किसके कारण से, आपके जंगली लहसुन के खाने से। तो जो पशु स्वास्थ्य है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। जो पशु का उत्पाद है, अपने को उत्पाद मिला, उसमें भी उसकी गुणवत्ता भी खराब होती है। ऐसे ही अपन बात करें, यदि आपका जो यानी भेड़ होती है, उस भेड़ की ऊन पर यदि क्या चिपक जाता है, गोखरू चिपक जाता है, तो गोखरू चिपकने से क्या होता है, जो ऊन की क्वालिटी होती है, ऊन की गुणवत्ता होती है, वो खराब हो जाती है। ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो यहाँ पर अपन ने ये चीज देखी। इसके बाद नेक्स्ट आने देखते हैं अपन, यानी देखो कुछ खरपतवार होते हैं, वो कुछ खरपतवार क्या करते हैं, जो भी फसलों में रोग और कीट लगते हैं उनको शरण देते हैं। क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक बार समझ लीजिए आप, बाद में अपन देखते हैं। यानी जो खरपतवार होते हैं वो फसल में लगने वाले रोग और कीटों को शरण देते हैं। जैसे गेहूं में या जौ में या जई में जो रोली रोग अपन पढ़ते हैं, गेहूं में अपन रोली पढ़ते हैं, तो वो रोली रोग का जो कवक है, अब रोली रोग 3 प्रकार की पड़ी थी रोली, एक सफेद पीली रोली, एक भूरी रोली और एक काली रोली। ये 3 प्रकार की अपने गेहूं में रोली पड़ी थी। तो इस रोली का जो कवक होगा, वो कवक किसके ऊपर यानी शरण लेगा, जो आपका जंगली जई का पौधा होता है उस जंगली जई के पौधे पर शरण लेता है। तो यहाँ पर अपन ने नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट देखा, वो क्या देखा, रोग व कीटों को शरण देता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, इसको अलग से और पढ़ेंगे कि कौन कौन से फसल में लगने वाले कौन कौन से रोग हैं, और उन रोगों के कवक या कीट है वो किसके ऊपर शरण लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं बाजरा। अपने क्या देखा, बाजरे में आपने एक रोग पढ़ा था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोग है बाजरे की दृष्टि से। यानी उस रोग का नाम है अर्गट, जिसको अपन गोंदिया के नाम से भी जानते हैं, इसको अपन चेपा के नाम से भी जानते हैं। यानी अपन ने 3 नाम देखे इसके, अर्गट, गोंदिया या चेपा। ये तीनों जो आपके रोग है, इसका जो कवक था वो कवक था कौन सा, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। ये कवक यानी जो भी आपके अंजन घास होती है, यानी आपका खरपतवार कौन सा, अंजन घास, इस अंजन घास के ऊपर क्या करता है, शरण लेते हुए आपके बाजरे में कौन सा रोग फैलाएगा, अर्गट रोग फैलाएगा। समझ में आया। चलो इसके बाद अपन देखते हैं, यानी आपके गेहूं के साथ में जौ के साथ में जई। अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको, गेहूं जो जई, यानी रोग कौन सा लग रहा था, रोली, और रोली का कवक मैंने आपको बता दिया। तो इस रोली का जो कवक होगा वो किसके ऊपर शरण लेगा, जंगली जई के ऊपर शरण लेगा। किस पर शरण लेगा, जंगली जई के ऊपर शरण लेगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यानी क्रॉप के ऊपर कोई लगने वाला कीट या रोग। तो देखो मक्का में एक रोग होता है कौन सा, डाउनी मिल्ड्यू, जिसको अपन तुलसीता के नाम से भी जानते हैं, डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का जो कवक होता है वो कवक किसके ऊपर शरण लेगा, तो आपके जो कांस होती है उस कांस के ऊपर क्या करता है, वो शरण यानी रहते हुए आपके मक्का में तुलसीता या डाउनी मिल्ड्यू रोग फैलाएगा। आया समझ में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धान की फसल में आपके एक कीट लगता है, कौन सा लगता है, तना छेदक कीट। कौन सा, तना छेदक कीट। ये तना छेदक कीट जो है वो क्या करता है, अपने जो भी
जंगली दहान होता है, जिसको अपन यानी सावा के नाम से भी जान सकते हैं, तो जंगली दहान पर रहते हुए यानी जंगली दहान पर रहते हुए जो भी आपका दहान है उसमें क्या करेगा, यानी प्रकोप करेगा। इसी के बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट कद्दू वर्गीय जो भी आपकी सब्जियां हैं। कद्दू वर्गीय के अंतर्गत खीरा है, आपकी ककड़ी है, जाते हैं। तो कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनमें कीट हैं और उस कीट का नाम है मेलन एफिड कीट। कौन सा कीट है? मेलन एफिड कीट। यानी जो भी आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वो उन कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट कौन सा लगता है? मेलन एफिड कीट। और ये मेलन एफिड जो कीट है वो हिरणखुरी, कौन सा खरपतवार है? हिरणखुरी। और एक दूसरा खरपतवार और है चिकवीड। दूसरा खरपतवार का नाम क्या है? चिकवीड। इनके ऊपर शरण लेते हुए यानी रहते हुए आपके कद्दू वर्गीय में प्रकोप फैलाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट के रूप में देखते हैं अपन गाजर। क्या देख रहे हैं? गाजर। देखो गाजर में एक रोग होता है कैरोट रस्ट। कौन सा रोग होता है? कैरोट रस्ट रोग होता है। ये कैरोट जो रस्ट होता है यानी कवक के द्वारा होता है और इसका जो कवक होता है वो कवक क्या करता है, जो भी आपके जंगली गाजर हैं उस जंगली गाजर के ऊपर रहते हुए यानी उसमें प्रकोप करेगा। तो यहां तक ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जो भी खरपतवार होते हैं वो खरपतवार क्या करते हैं, आपके जो रोग कीट हैं उनके जो भी कवक होता है या जो भी आपका कीट है उनको शरण देता है और फिर क्या करता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। चलो नेक्स्ट कहानी देखते हैं नंबर 6 पे। जल की हानि। नंबर 6 पर अपन क्या देख रहे हैं? जल की हानि। देखो सिंपल सी बात है, अपन ने कहा था कि जो भी खरपतवार होती है वो खरपतवार की जड़ें लगभग 4 से 6 मीटर गहराई तक जाती है और पोषक तत्व और जल का क्या करता है, अवशोषण करती हैं। तो सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा गहरी जड़ें जाएगी उतना ही ज्यादा पानी का अवशोषण किया जाएगा। तो यहाँ पर जो खरपतवार होते हैं वो खरपतवार लगभग यानी जितना अपने खेत में पानी दिया है उसका लगभग 30 से 40% यूज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि जल में हानि कितनी हो जाती है? 30 से 40%। और उसके बाद में सिंपल सी बात आ जाती है, भाई नेक्स्ट हानि और बताएं तो सीधा साफ है, फसल की उपज प्रभावित हो रही है। फसल की उपज प्रभावित होगी तो सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? किसान पर पड़ेगा, यानी किसान की आय में कमी आ जाएगी। तो यहां पर अपन लिख देते हैं किसान की आय में कमी। कोई दिक्कत? चलो फिर बात करते हैं अपन, ये चीज तो अपन ने देखी किसके अंतर्गत? हानियों के अंतर्गत। अब बात आती है, देखो कोई भी चीज होता है उसका क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर लाभ अपने बेनिफिट्स अपने यानी थोड़ी हानियां अपने देखी, इसके थोड़े से लाभ भी हैं। तो पढ़ते हैं इसके लाभ। लाभ के अंतर्गत सबसे पहला लाभ अपन क्या पढ़ते हैं? मृदा संरक्षण के रूप में। क्या पढ़ते हैं? मृदा संरक्षण के रूप में। यानी ये क्या करता है, मृदा को ढके रखते हैं, जिसके कारण मृदा का जो कटाव होता है वो बिल्कुल कम होता है। यानी ये मृदा को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने क्या देख लिया? सत्यानाशी। एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा? सत्यानाशी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, यानी अपन क्या करते हैं, बथुआ है, खरबथुआ है या कोई और आपका खरपतवार है, पशुओं को खिलाते हैं तो हरे चारे के रूप में। हालांकि ये जनरल चीज है भाई, सिंपल सी बात है, जो भी आपके खरपतवार हैं उनका प्रयोग अपन किसके रूप में करते हैं? हरे चारे के रूप में करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यानी आपके सजावट के रूप में। सजावट के रूप में देखो, सजावट के रूप में आपके एक खरपतवार का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है लेंटाना कैब्रा। कौन सा खरपतवार है? लेंटाना कैब्रा। ये खरपतवार आपका क्या किसके यूज में लिया जाता है? आपके यानी सजावट के रूप में लिया जाता है। उसके बाद आता है आपके नेक्स्ट, यानी जो भी आपके रोग होते हैं उन रोगों को कम करने के लिए भी खरपतवारों का यूज कर सकते हैं अपन। यानी रोगों को कम करने के लिए
या रोगों के प्रभाव को कम करने के लिए। अब यहाँ पर रोगों के प्रभाव को कम कौन सा खरपतवार करता है, तो जो अपने आंक होता है, जिसको साधारण भाषा में आंकड़ा बोलते हैं, उस आंक का प्रयोग अपन क्या करते हैं, सूत्रकृमि के प्रभाव को कम करने के लिए करते हैं। यानी सूत्रकृमि का जो प्रभाव होता है, निमेटोड होता है, उस निमेटोड का प्रभाव कम हो जाता है। निमेटोड का प्रभाव कम हो जाता है किसके कारण से, आंक के कारण से। इसके बाद आता है नेक्स्ट, यानी अपन और क्या करते हैं, इसको औषधियों के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं। किस रूप में, औषधियों के रूप में भी करते हैं। अब देखो औषधियों के रूप में अपन कौन कौन से खरपतवार का प्रयोग करते हैं, तो औषधियों के रूप में अपन देखते हैं यहाँ पर, यानी आपके जैसे गोखरू आता है, अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, गोखरू जो आपका था उनकी गुणवत्ता खराब कर रहा था, तो उनकी गुणवत्ता खराब करने के साथ साथ यहाँ पर इसका यूज किस रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में भी किया जाता है। और औषधि में कौन सी औषधि, जो भी आपके प्रजनन संबंधी औषधियां हैं, ठीक है, प्रजनन जो संबंधी औषधियां हैं, उन प्रजनन संबंधी औषधियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, गोखरू का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अपन बात करें, जो भी आपके धूप घास है, धूप घास या जो आपका सावा है, इसका प्रयोग अपन किसके रूप में करते हैं, रक्त स्तंभक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, रक्त स्तंभक के रूप में करते हैं। रक्त स्तंभक का मतलब जो भी ब्लड होता है वो क्या कर रहा है, बह रहा है, तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए इसका प्रयोग अपन करते हैं। तो यहाँ पर धूप घास सावा ये इसका प्रयोग अपन किसके रूप में कर लिया, रक्त स्तंभक के रूप में कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है अन्य उपयोग। कोई भी और उपयोग यदि अपन पढ़े तो यहाँ पर अन्य उपयोगों के रूप में अपन देख लेते हैं। यहां पर अपन बात करें अन्य उपयोगों में, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यानी जो मोथा की ट्यूबर होती हैं, मोथा की जो गांठ होती हैं, उस मोथा की गांठ का जो प्रयोग होता है वो किसके रूप में किया जाता है, अगरबत्ती बनाने के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, अगरबत्ती बनाने के रूप में किया जाता है। इसी के अंतर्गत अपन क्या कहते हैं, जैसे आपके जो कासनी होती है, इस कासनी के जो सीड होता है उसको अपन क्या करें, यदि पीस कर जो आपकी कॉफी होती है उसमें मिला देते हैं। कासनी का जो सीड होता है उसको पीस कर यदि अपन क्या करते हैं, आपकी जो भी कॉफी होती है उसमें मिला देते हैं, तो कॉफी का स्वाद बढ़ जाता है। समझ गए, कॉफी का स्वाद बढ़ जाएगा। तो ये अपने बेनिफिट्स इसके खरपतवारों के देखे। अब बात कर लेते हैं अपन, यानी अपन ने सारी चीज देख ली। सबसे पहले अपन ने खरपतवार का क्लासिफिकेशन देखा, यानी अपन ने विशेषताएं देखी, अपन ने लाभ हानियां सारी देख ली। इसके बाद में अपने को क्या करना है, खरपतवारों को कंट्रोल करना है। तो यानी यहां पर पढ़ते हैं नियंत्रण। कंट्रोल, नियंत्रण। देखो नियंत्रण को समझने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, यानी नियंत्रण याद करना, कैसे याद करें या नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले तो बात यही आ जाती है कि यानी खरपतवारों का कंट्रोल कैसे करें। तो खरपतवारों का कंट्रोल करने के लिए जो भी खरपतवारों से संबंधित जो जानकारी है वो अपने को पता होनी चाहिए। ऐसे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे भाई। जैसे आपने क्या कर दिया, कोई भी खरपतवार ऐसा है जिसका माने वानस्पतिक जो प्रजनन है वो वनस्पतिक भागों के द्वारा हो रहा है। अब आपको ने क्या कर दिया, उसको बीज बनने से पहले रोक दिया, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाएगा, अपना जो प्रजनन है वनस्पतिक भाग के द्वारा कर लेगा। तो सारी जो चीजें हैं, यानी खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए अपने उसको उससे संबंधित यानी जानकारियां होनी चाहिए। उसको कहते हैं अपन यानी सिद्धांत। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांतों में सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखते हैं खरपतवारों की प्रकृति। खरपतवारों की प्रकृति, प्रकृति का मतलब यानी अपन ने पढ़ा था लाइफ साइकिल के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। प्रकृति का मतलब यही है कि सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि ये खरपतवार एक वर्षीय है, द्विवर्षीय है या बहुवर्षीय है। तो अपने को खरपतवारों की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए।
उसके बाद आता है यानी खरपतवारों की सुषुप्त अवस्था का ज्ञान, जो डोरमेंसी होती है उस डोरमेंसी का भी अपने को पता होना चाहिए, सुषुप्त अवस्था का ज्ञान। यानी यदि आप डोरमेंसी अवस्था में खरपतवार को कंट्रोल कर लोगे तो फिर आपका यानी नियंत्रण बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यानी उसकी डोरमेंसी अवस्था का ज्ञान भी होना चाहिए। फिर आता है यानी उसकी जनन विधियां, यानी वो किस किस भाग के द्वारा अपना नया पौधा तैयार कर रहा है, वो चीज भी अपने को पता होनी चाहिए। तो उसकी जनन विधियों का ज्ञान भी अपने को होना चाहिए। और उसके बाद देते हैं उसके बीजों की जो जीवन क्षमता है वो भी अपने को पता होनी चाहिए, यानी बीजों की जो जीवन क्षमता है वो भी अपने को पता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है अपने को बीज की जीवन क्षमता का पता ही नहीं होता है और अपन क्या करते हैं यानी दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं, तो भी उसका प्रयोग करने के बाद भी वो जीवित रह जाता है। तो उस कंडीशन में यानी अपने को उसकी जीवन क्षमता का ज्ञान भी होना चाहिए। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, खरपतवारों का कंट्रोल करेंगे। अब बात आती है यानी नियंत्रण की विधियां। नियंत्रण की विधियां, देखो नियंत्रण की विधियों की बात करें तो सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं निरोधात्मक उपाय। क्या लेते हैं? निरोधात्मक उपाय। निरोधात्मक उपाय का मतलब यानी आपका खरपतवार यानी किसी नए जो क्षेत्र है उसमें जाने से पहले ही उसको रोकना है। भाई कोई भी क्षेत्र है उसमें बिल्कुल भी खरपतवार नहीं है, दूसरे क्षेत्र में खूब सारे खरपतवार हैं, तो उस क्षेत्र के दूसरे वाले जो भी आपने देखा कि जिसमें ज्यादा खरपतवार है उसके खरपतवार जिसमें नहीं है उसमें आ जाते हैं, तो उसमें आने से पहले उनको रोकना है, उसको कहा जाता है निरोधात्मक उपाय। यानी किसी नए क्षेत्र में खरपतवारों के प्रवेश को रोकना, किसी नए क्षेत्र में खरपतवारों के प्रवेश को रोकना क्या कहलाता है? निरोधात्मक उपाय कहलाता है। समझ गए? प्रवेश को रोकना है। चलो आगे देखते हैं दूसरा, उन्मूलन। दूसरा देते हैं उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? देखो इसमें शब्द में ये शब्द ढूंढो, यानी मूल। मूल का मतलब जड़, यानी खरपतवारों को कंप्लीटली नष्ट करना। खरपतवारों को कंप्लीटली नष्ट करना, चाहे वो कोई भी विधि अपनाई जाए, उसको कहा जाता है उन्मूलन। तो यहां अपन ने क्या देखा, यानी खरपतवारों को संपूर्ण रूप से नष्ट करना, संपूर्ण रूप से नष्ट करना क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। समझ गए? और उसके बाद में आता है यानी कंट्रोल, जिसको अपन सिंपल भाषा में कहते हैं नियंत्रण। क्या कहते हैं? नियंत्रण। यानी खरपतवार होने के बाद उनको अपन क्या करें, एक इतनी सीमा तक कम कर दें कि अपन आसानी से उपज ले सके, वो कहलाता है कंट्रोल। ठीक है? इसमें आप यानी सबसे यानी पढ़ना कौन सा है? नियंत्रण ही पढ़ना है। चलो देखो कंट्रोल, नियंत्रण। नियंत्रण के अकॉर्डिंग सबसे पहली विधि जो लेते हैं अपन, वो लेते हैं भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण। भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण। भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण का मतलब है किसी भी यंत्र की सहायता से, यांत्रिक, देखो यहां देखो यांत्रिक, इस यांत्रिक का मतलब यानी यंत्र, किसी भी यंत्र की सहायता से खरपतवार को आपको क्या करना है? नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, उसको नष्ट करना है। वो विधि कौन सी कहलाती है? भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण। इस देखो भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत मैं बता देता हूं आपको, जैसे अपन ने अपनाया भू परिष्करण। भू परिष्करण,
मैं आपको भू परिष्करण टॉपिक में पहले ही पढ़ा चुका कि खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं, खेत में जुताई करते हैं। तो यहाँ पर जो भू परिष्करण क्रिया कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, यंत्र का यूज कर रहे हो। तो भू परिष्करण क्रिया किस प्रकार का विधि हो गई, भौतिक या यांत्रिक विधि हो गई। उसके बाद आते हैं, देखो कभी कभी अपन क्या करते हैं, खरपतवारों को हाथ से निकालते हैं। तो हाथ से उखाड़ना, अपने लिए अपना हाथ क्या है, यंत्र है। तो हाथ से उखाड़ने की क्रिया किस प्रकार की हो गई, भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखो मल्चिंग या पलवार, ये भी अपन ने टीलेज के अंतर्गत पढ़ा। मल्चिंग या पलवार का मतलब यानी मृदा सतह को ढकना, और मृदा सतह को ढकोगे तो क्या होगा, यानी जो खरपतवार होगा वो खरपतवार पहली कंडीशन तो यानी उसका बीज अंकुरित ही नहीं हो पाएगा, और दूसरी कंडीशन यदि अंकुरित हो भी जाता है तो प्रकाश की अनुपस्थिति में वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो मल्चिंग या जो पलवार होता है उसका वो भी कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, भौतिक या यांत्रिक विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है जल प्लावन, समझना थोड़ा सा होता क्या है जल प्लावन। देखो जल प्लावन का मतलब होता है किसी भी खाली खेत में, जो भी खाली खेत है यानी पानी बिल्कुल भी सूखा है, उस सूखे खेत में क्या करेंगे अपन, उसको पानी से भर देंगे, क्यारियां बनाकर क्या कर देंगे, पानी से भर देंगे। अब वहां पर क्या होगा, यानी जो भी आपके रेगिस्तानी क्षेत्रों के खरपतवार हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों के खरपतवार है यानी पानी के प्रति क्या है, सहनशील नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, जल प्लावन क्रिया के द्वारा उनको अपन नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट चेनिंग। नेक्स्ट अपन ने यानी भौतिक या यांत्रिक की कौन सी देखी, चेनिंग क्रिया। चेनिंग का मतलब यानी चेन, चेन का मतलब लोहे की मोटी जंजीर। चेनिंग के द्वारा अपन क्या करते हैं, जो भी अपने जलीय खरपतवार हैं उन जलीय खरपतवारों को अपन क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाई ध्यान रखना। आपको पूछा जा सकता है कि चेनिंग क्रिया के द्वारा कौन से खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों के खरपतवारों को या जलीय क्षेत्रों के खरपतवारों को। तो जलीय क्षेत्रों के खरपतवारों को किस विधि के द्वारा नष्ट कर सकते हैं, चेनिंग के द्वारा। अब करते कैसे, एक बार थोड़ा सा ये भी समझ लो। देखो इसका प्रयोग अपन क्या करते हैं, जो भी झीलें होती हैं या नदियां होती हैं उनमें करते हैं। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये जैसे ये अपने कोई झील है या कोई भी बड़ा खेत है जिसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पर यानी इधर अपन ट्रैक्टर रखते हैं, इधर अपन ट्रैक्टर रखते हैं, और ट्रैक्टर के क्या करते हैं, लोहे की मोटी जंजीर बांध देते हैं। और ये क्या करता है, इसमें से जो लोहे की जंजीर है वो घसीटते हुए जाती हैं और उनको उखाड़ते हुए लेती जाती हैं। तो इस प्रकार जो चेनिंग की क्रिया है उनके द्वारा अपन क्या करते हैं, जलीय खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जलाना। यहां पर भी आप ध्यान रखोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खेत में आग लगा दोगे, यानी खेत में आग लगा दोगे तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो जो भी आपके अकृषिगत क्षेत्र के खरपतवार हैं, कौन से क्षेत्र के खरपतवार, अकृषिगत क्षेत्र के खरपतवार, उन अकृषिगत क्षेत्र के खरपतवारों को अपन क्या कर सकते हैं, जलाकर नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोवर का प्रयोग। किसका प्रयोग, मोवर का प्रयोग। ये शब्द आपने पहली बार पढ़ा होगा, मोवर। क्या होता है मोवर, देखो जो दूब घास काटने वाली मशीन होती है उसको किस नाम से जानते हैं, मोवर के नाम से जानते हैं। तो जो भी बहुवर्षीय खरपतवार हैं उन बहुवर्षीय खरपतवारों को अपन बार बार काटेंगे, जिसके कारण वो बीज उत्पादित नहीं कर पाएगा। और यदि वो बीज उत्पादित नहीं कर पाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी, यानी उसका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद में अपन ले लेते हैं निराई गुड़ाई करते हैं अपन खेतों में, निराई गुड़ाई। तो निराई गुड़ाई करके भी अपन क्या करते हैं, खरपतवारों का कंट्रोल करते हैं। ये सारी विधियां कौन किसके अंतर्गत आएगी, भौतिक या यांत्रिक के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट के ऊपर अपन ले लेते हैं सस्य या प्रषण नियंत्रण। कौन सा नियंत्रण लेते हैं, सस्य या प्रषण नियंत्रण। सस्य
या कृषण नियंत्रण, यानी आपको खेत में ऐसी क्रिया करनी है जिसके द्वारा आप क्या करोगे, खरपतवारों को कंट्रोल करोगे। अब खेत में क्या कर सकते हैं अपन, फसल चक्र अपना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फसल चक्र अपना सकते हैं। क्या मतलब होता है फसल चक्र का, एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में फसल को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। और फसल चक्र के द्वारा अपन खरपतवारों को कैसे नष्ट करें, तो देखो इसको, यहां पर ने देखा, यानी गेहूं की क्रॉप बोई अपन ने, या बाजरा बोया, कुछ भी बोया, ठीक है, जैसे बाजरा बो दिया यानी खरीफ में, उसके बाद में अपन ने बोया रबी में गेहूं, और उसके बाद में नेक्स्ट जो सीजन आती है वहां अपन ने क्या बोया, गंवार। बाजरा में कौन सा खरपतवार उग रहा है, बरू। इसकी पहचान आसानी से नहीं हो सकती बाजरे में, और इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन गंवार में तो आसानी से इसकी पहचान हो सकती है, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपका फसल चक्र आता है, फसल चक्र के अकॉर्डिंग आप इसको नष्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फसलों का चयन। सेकंड पॉइंट लेते हैं, फसलों का चयन। फसलों के चयन से मतलब यानी आपको ऐसी फसलों का चयन करना है, यानी आपको ऐसी फसलें उगानी है जो ज्यादा वृद्धि करने वाली हो, जिनकी वृद्धि क्या होती है, अधिक होती हो। आपको पता है वृद्धि अधिक होगी तो अपने आप ही क्या होगा, खरपतवार की वृद्धि है वो कम रह जाएगी, और खरपतवार की वृद्धि कम रह जाएगी, फसल एक बार ऊपर निकल गई तो क्या हो जाएगा, खरपतवार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसी के अंतर्गत अपन तीसरा पॉइंट लेते हैं, किस्मों का चयन। किसका चयन, किस्मों का चयन। किस्मों का चयन भी वही फसलों के चयन के आधार पर ही है, यानी आपको क्या करना है, वही अधिक वृद्धि करने वाली किस्मों को बोना है। उसके बाद आता है बुआई का समय। बुआई का समय, बुआई का समय किस प्रकार अपने को कंट्रोल में सहायता प्रदान कर सकता है, तो देखो, यानी आपका जो भी फसल का बुआई का समय है उसमें आपको थोड़ा सा हेर फेर करना है। क्या करना है, थोड़ा हेर फेर करना है, और हेर फेर करके आपको क्या करना है, यानी फसल जो भी आपके खरपतवार है उनको कंट्रोल करने हैं। कैसे करने हैं, जैसे आपने क्या किया, गेहूं की फसल आपको बोनी है, आप कब बोते हो, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। कब बोते हो, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। आपको क्या करना है, यानी बुआई से पहले पलेवा करना होता है, तो आप खेत में पलेवा करके छोड़ दो उसको। क्या करना है, खेत में पलेवा करके छोड़ना है। पलेवा करके छोड़ने से क्या होंगे, टोटल जो खरपतवार होंगे वो अंकुरित हो जाएंगे, और अंकुरित होने के बाद में आप क्या करोगे, जुताई के द्वारा उनको नष्ट करके आप फसल की बुआई कर सकते हो। तो इस प्रकार आप बुआई का समय है वो भी अपने को क्या कर सकता है, कंट्रोल में सहायता प्रदान कर सकता है। उसके बाद आता है बुआई की विधि। बुआई की विधि, बुआई की विधि का मतलब यानी आपके जैसे किस फसल को क्या करता है, अपन या तो उत्तर से दक्षिण बोते हैं या पूर्व से पश्चिम बोते हैं। देखो आपको करना क्या है, छाया के आधार पर इनको फसल को बोना होता है। अपने को आपके जो सर्दियां होती हैं उन सर्दियों में जो भी आपका यानी जो सूर्य होता है वो सूर्य अधिकांश समय दक्षिणायन रहता है, यानी दक्षिण दिशा में रहता है। दक्षिण दिशा में रहेगा यानी जो भी आपके पौधा है उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, उत्तर दिशा में पड़ेगी। यानी उस कंडीशन में यानी आपको क्या होगा, यहाँ पर पूर्व ये पश्चिम, देखो ये प्लांट है, इस प्लांट की छाया किधर पड़ रही है, इस उत्तर दिशा में पड़ रही है। उत्तर कोई भी किसी भी प्लांट की छाया पड़ती है, उस छाया क्षेत्र में कोई भी प्लांट होगा उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। वृद्धि नहीं होगी तो अपने आप स्वतः क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना कि जो भी रबी वाली फसलें हैं उन रबी वाली फसलों को तो कैसे बोना चाहिए, अपने को पूर्व से पश्चिम बोना चाहिए। और जो भी आपके खरीफ वाली फसलें हैं उनको अपने को क्या करना होता है, यानी उत्तर से दक्षिण बोना होता है। इस प्रकार बुआई की विधि भी क्या करती है, आपके जो भी कंट्रोल है उसमें सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है बीज दर। नेक्स्ट ले लेते हैं पॉइंट, बीज दर। देखो कुछ फसलें होती हैं जिनकी वृद्धि ज्यादा होती है, उनमें बीज दर अपने को कम रखनी चाहिए।
कुछ फसलें ऐसी होती है जिनकी वृद्धि क्या होती है, धीमी गति से होती है, उनमें क्या होना चाहिए, बीज की मात्रा आपने को ज्यादा लेनी चाहिए, जिसके कारण जो आपका खरपतवार है उसको उगने के लिए जगह ही नहीं मिले। तो इस प्रकार बीज दर भी क्या होगी, आपके नियंत्रण में सहायता प्रदान करेगी। ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है, सस्य या कर्षण नियंत्रण के अंतर्गत आता है। चलो नेक्स्ट कंट्रोल देखते हैं, और नेक्स्ट कंट्रोल अपना आता है बायोलॉजिकल यानी जैविक नियंत्रण। नेक्स्ट कंट्रोल अपन कौन सा देख रहे हैं, जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैविक नियंत्रण का मतलब जीव जंतुओं का प्रयोग करके खरपतवारों को नष्ट करना। किसका प्रयोग करना, यानी आपके जो भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं का प्रयोग करके आप क्या करोगे, खरपतवारों को कंट्रोल करोगे। अब जीव जंतुओं के अंतर्गत देखो अपने क्या काम में लिए, मित्र कीट काम में लिए। जो भी कोई जीव जंतु अपन काम में ले रहे हैं खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए, उसको अपन ने किस नाम से जाना, मित्र कीट के नाम से जाना। तो एक तरफ लिखो मित्र कीट, क्या लिखा अपन ने, एक तरफ मित्र कीट लिखा, एक तरफ लिखा अपन ने आयातित देश, क्योंकि यहाँ पर अपने भारत में मित्र कीटों की क्या है, अनुपस्थिति है, जिसके कारण अपन क्या करते हैं, इसको कहीं दूसरे देश से मंगवाते हैं। तो यहाँ पर लिखा अपन ने आयातित देश, और इसके बाद में अपन लिखते हैं यहाँ पर खरपतवार, यानी कौन से खरपतवार को कंट्रोल करने का काम, यानी किस खरपतवार के लिए कौन सा मित्र कीट का अपन ने काम में लिया। ठीक है, चलो यहां पर अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन ने काम में ले लेते हैं क्रोसिडोसोमा लेंटाना। कौन सा, क्रोसिडोसोमा लेंटाना। अब यहाँ पर तो देखो लेंटाना शब्द लगा हुआ मिल रहा है आपको, अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, खरपतवार का नाम याद आ जाएगा कि अपने इसको किसके कंट्रोल के लिए काम में लिया, लेंटाना कैमरा के लिए काम में लिया। किसके लिए काम में लिया, लेंटाना कैमरा के लिए काम में लिया। अब यहाँ देखो ये कहां से आयातित किया गया था, मैक्सिको से आयातित किया गया था। कहां से आयातित किया गया था, मैक्सिको से आयातित किया गया था। और खरपतवार का नाम लिख दीजिए लेंटाना कैमरा। ठीक है, लेंटाना कैमरा खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए क्रोसिडोसोमा लेंटाना मित्र कीट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है, यानी देखो इसी लेंटाना कैमरा को नियंत्रित करने के लिए एक मित्र कीट का प्रयोग और करते हैं, जिसका नाम आता है एग्रोमाइजा। एग्रोमाइजा लेंटाना, वो भी इसके भी पीछे क्या शब्द लगा हुआ है, लेंटाना लगा हुआ है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। फिर आता है एग्रोमाइजा लेंटाना, तो ये भी आपको कौन से खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए काम में लेते हैं, लेंटाना कैमरा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। चलो आगे देखते हैं, नियोकटिना ब्रूची। नियोकटिना ब्रूची ये आपका मित्र कीट है। इस नियोकटिना ब्रूची जो मित्र कीट है, इसका प्रयोग अपन क्या करते हैं, गाजर घास को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं। यानी जो आपका पार्थेनियम होता है, उस पार्थेनियम को कंट्रोल अपन ने किस कीट से किया, यानी नियोकटिना ब्रूची से किया। और नियोकटिना ब्रूची कहां से आयातित किया गया था, यूएसए से आयातित किया गया था। तो यहाँ पर अपन ने लिखा यानी यूएसए, और यहाँ लिखा गाजर घास। यहाँ पर क्या लिख दिया, गाजर घास। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट के ऊपर ले लेते हैं जाइकोग्रामा बाइकलराटा। जाइकोग्रामा बाइकलराटा, जाइकोग्रामा बाइकलराटा। जाइकोग्रामा बाइकलराटा को अपन ने कहां से आयातित किया था, मैक्सिको से आयातित किया था। कौन से देश से, मैक्सिको से आयातित किया था। और इसका प्रयोग अपन किसके नियंत्रण के लिए करते हैं, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, यानी आपके जाइकोग्रामा बाइकलराटा का प्रयोग तो करते हैं अपन गाजर घास के लिए। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
एक बार वापस देख लोगे आप, यानी जाइकोग्रामा बाइकलराटा मेक्सिको से आयातित किया और गाजर घास के लिए किया, और नियोकटिना जो ब्रोची था उसका प्रयोग जलकुंभी के लिए किया था। दोस्तों किसके लिए किया था? जलकुंभी के लिए किया था। तो याद रख लेना यहाँ पर थोड़ा सा। और उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, यानी आपका कुछ कशेरुक प्राणी भी अपन काम में लेते हैं, और कशेरुक प्राणियों के अंतर्गत यानी आपके जो हंस है, बतख हैं, उनका प्रयोग भी अपन करते हैं। तो आपको याद रखना, यानी कशेरुक प्राणियों के अंतर्गत पूछा जाए तो हंस, बतख याद रखना। और बाकी मैंने आपको बता दिया, क्रोशिडोसोमा लेंटाना कैमरा के लिए, एग्रोमाइजा लेंटाना इसका प्रयोग भी अपन लेंटाना कैमरा के लिए करते हैं, और नियोकटिना ब्रूची है इसका जलकुंभी के लिए करते हैं। जाइकोग्रामा बाइकलराटा है, यानी कहां से आयातित किया गया था? मेक्सिको से, और गाजर घास का नियंत्रण करते हैं। इस वीडियो में यानी आपने देखा बायोलॉजिकल कंट्रोल तक, और आगे जो आपका आएगा यानी रासायनिक नियंत्रण, वो आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।